गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैं जानता हूँ कि अपना लास्ट टॉपिक जो था वो अपन ने पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस किया था। अपना जो टॉपिक है अगला टेक्सचर है, यानी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं उसका टेक्सटाइल कैसा होता है, टेक्सचर कैसा होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो देखो, सब मटेरियल फील स्मूथ व्हेन टच्ड व्हेन सम अदर मटेरियल फील रफ। हम किसी मटेरियल को टच करते तो हमको अच्छा लगता है, कुछ मटेरियल को टच रफ लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि रेशम के कपड़े को अगर टच करो तो आपको अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा कपड़ा है। इसी जगह किसी प्लास्टिक वस्तु को टच करोगे तो आपको इतना अच्छा महसूस नहीं होगा। तो क्या होता है, हर किसी वस्तु का टेक्सचर, उसका जो फील का जो स्मूथ होता है या किसी का रफ होता है। स्मूथ का मतलब बहुत सिंपल, रफ का मतलब खुरदरा, मतलब खुरदरा जो हमको पसंद ना आए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द बार्क ऑफ ट्री एंड फ्रूट निम्बोली। निम्बोली और बार्क ऑफ ट्री के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर मूव योर हैंड ऑन दिस ट्रैंक ऑफ नीम ट्री, आप अपना हाथ को नीम ट्री के स्टैम्प तक रखो, यू विल फाइंड आपको एक रफ दिखेगा। मतलब स्टैम्प मतलब तना, नीम के पेड़ के तने के ऊपर हाथ रखो, आपको एक क्या लगेगा कि रफ रफ सरफेस है, खुरदरी सरफेस है। द सरफेस ऑफ दिस बार्क इज अनइवन, हाउ एवर आई यू टच दिस फ्रूट। फिर किसी फ्रूट को टच करो, जैसे कि लाइक है एप्पल को ले सकते हो, एप्पल हो, ऑरेंज लो, तो उसकी जो सरफेस होगी बहुत स्मूथ होगी, तो हमको महसूस होगा कि जो ये सरफेस है बहुत स्मूथ है। बट अगर हम निम्बोल या नीम का जो पेड़ का अगर स्टेम का हाथ देते हैं तो हमको लगता है कि बहुत रफ सरफेस है। तो ये हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो स्मूथ सरफेस डू नॉट प्रोवाइड ए गुड होल ऑन इट दैम। स्मूथ सरफेस होती है वो हमको अच्छा प्रोवाइड नहीं करवाती है। स्पेस सरफेस डू नॉट प्रोवाइड गुड होल्ड ऑफ देम, मतलब सरफेस करवाती है। वी काइंड स्किड और बनाना पील, बनाना पील वेरी स्मूथ, बनाना पील का स्मूथ होता है, पील बहुत स्मूथ होता है। रफ सरफेस प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्गर एंड नॉट दैम, वी डू नॉट स्किड व्हेन ही स्टैंड ऑफ देम। इट वॉज बाय स्पोर्ट शूज कम्फर्टेबल टू वॉक इन, इसलिए हम जब वॉक करते तो हम स्पोर्ट शूज को पहने ताकि हमको कम्फर्टेबल लगे। द मटेरियल कैन बी क्लासीफाई अब स्मूथ एंड रफ ऑन दिस बेसिस ऑफ टेक्सचर। हम इस मटेरियल को स्मूथ और रफ सरफेस के आधार पर इसको डिफरेंस कर सकते हैं। अगला है सॉफ्टनेस और हार्डनेस, कठोरता और नर्मता। मतलब नर्मता मतलब होता है जो आसानी से तो प्रेशर लगाने पर दब सके, और हार्डनेस जो नहीं दब सके। आप इसको डिस्कस करेंगे। देखो, टैग जेली एप्पल कार्डबोर्ड मेटल ऑब्जेक्ट ऑन फील्ड स्पिक्स क्लोज राइट। एक जेली को लो, एप्पल को लो, कार्डबोर्ड को लो और मेटल ऑब्जेक्ट धातु की वस्तु को लो। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो जेली और जेली होती है उसको अगर अपन टच करने पर हमको सॉफ्टनेस का फील होता है। बट अगर एप्पल को या फिर इसके एप्पल को ना ले तो कार्डबोर्ड को या मेटल ऑब्जेक्ट को लेंगे तो हमको हार्डनेस का, स्मूथ का ऑब्जर्व होगा। तो कैन यू दिस कैन एंड और जस्ट बाय टचिंग एंड कंपेरिजिंग। इसको टच करो या कंपेरिजन, उसको प्रेशर डालो। यस हाउ बाय फ्रीजिंग दैम यू विल से जेली इज़ वेरी सॉफ्ट। इससे हमको डिस्कस करने पर पता चला कि जेली बहुत सॉफ्ट होती है। एप्पल इज ए लिटिल हार्डर देन जेली, एप्पल होगा वो जेली के कंपेरिजन में थोड़ा सा हार्ड होगा। कार्डबोर्ड मोर देन हार्ड एंड मेटल इज ए हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा जो होगा वो कार्ड होगा, वो एप्पल से भी ज़्यादा हार्डेस्ट होगा, और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होगा आयरन मेटल, जो धातु की वस्तु बनी हुई होती है। लाइक हमारी जो बेंच होती है जब हम पर बैठते हैं, जो मेटल की होती है, या जो हम बॉयल होता है स्टील का होता है, तो वो हमको महसूस होता है कि बहुत हार्डनेस है। सो थिंग्स विच कैन बी कंप्रेस्ड इजीली कैन बी स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्ट, द थिंग्स विंग्स कैन नॉट बी कंपेरिजन इजीली द कार्ड हार्ड। ऐसी वस्तु जिसको अपन कंपेरिजन कर सकते हैं या उसको दबा सकते हैं वो तो कहता है सॉफ्ट। ऐसी वस्तु जिसको अपन कंपेरिजन या उसको दबा नहीं सकते वो होता है हार्ड। तो डेंसिटी, अब अगला डेंसिटी, घनत्व, तो उसको डिस्कस करते हैं। चलो लेट्स डू इट। सब मटेरियल फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक की, कुछ मटेरियल पानी में तैरते हैं, कुछ मटेरियल पानी में डूबते हैं। ऐसा क्यों, तो देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल आर लाइट एंड हैवी इट्स कॉल्ड डेंसिटी। ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर। अगर किसी वस्तु की डेंसिटी पानी से, वाटर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी डेंसिटी अगर पानी से ज़्यादा है तो पानी में क्या होगी, डूबेगी। और अगर किसकी कम है तो पानी में क्या होगी, तैरेगी। तो देखो, कैन बी डिफाइंड इज मास पर यूनिट। वी कैन एक्सप्रेस डेंसिटी एज, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, देवन बटे आयतन। यानी किसी वस्तु का अगर उसको मास पता है, हमको वॉल्यूम पता है, दोनों का डिवाइड दे तो डेंसिटी निकल जाएगी। ये आपका डेंसिटी का आंसर होगा। वी ऑल्सो मेच्योर density of substance in relation to the density of other substance. Generally we compare this density of various liquid with the flat water। तो हम इसको डिस्कस करते हैं वाटर के साथ। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब when water heaven throw this pebble in the pond, जब किसी तालाब में पीपल को फेंकते हैं
तो या किसी प्लास्टिक बोतल को फेंकते हैं तो वो पानी पर सिंक करती है। बट अगर किसी वुडन लॉग या प्लास्टिक बॉटल इन फ्लोट इन वाटर बाय पेबल, अब किसी पत्थर को या फिर किसी बड़ी वस्तु को फेंकोगे तो वो फ्लोट करेगी, डूबेगी। तो ये किस कारण से हुआ, तो मैं आपको अभी भी बोला था कि जिस वस्तु का डेंसिटी पार्टों से ज़्यादा होगी वो तो पानी में क्या होगी, डूबेगी, और नहीं होगी वो तैरेगी। तो एक्टिविटी 4 अगला देखो एक्टिविटी 4.4, टेक 2 ग्लास थर्मल फिल इन द हाफ विथ वाटर। 2 ग्लास थर्मल लो, उसको आधे पानी से भर दो। फिर क्या होगा, मार्क ए एंड बी, उसको मार्क ए एंड बी कर दो। इन टम्बलर ए प्योर ऑयल जेनेटली लिव इट अंडर डिस्ट्रीब्यूट सम टाइम। और बी में आपको आयरन न रखो। दोनों में आप ऑब्जर्व करोगे, देखिएगा कि जो ए में हमने जो प्योर ऑयल को रखा था वो क्या करेगा, पानी पे फ्लोट करेगा। बट अगर किसी आयरन नेल, क्योंकि नेल होती है वो मेटल की होती है, और मेटल का जो डेंसिटी होती है वो पानी से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको वो पानी में डूबेगी। तो कहने की बात यह है कि जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो तो पानी में क्या करती है, डूबती है, और कम होती है पानी में क्या होती है, तैरती है। तो ये डेंसिटी का टॉपिक हो गया पूरा। अगला है आपके सॉल्युबिलिटी, किसके अंदर कौन सॉल्युबल हो सकता है, घुल सकता है। वैन लेमन जूस सॉल्ट एंड शुगर एडेड टू वाटर, जब किसी लेमन जूस या सॉल्ट को या शुगर को ऐड करते हैं तो पानी में अच्छे से घुल जाता है, और हैव डिसॉल्व इन द वाटर। सिमिलरली व्हेन ऐड स्क्वाश एंड वाटर डाई मिक्स फॉर द क्लियर रेड सॉल्यूशन, तो भी हमको अगर स्क्वाश को मिलाते हैं तो हमको रेड सॉल्यूशन मिलता है। बट यू हैव ए सॉल्टेस्ट एंड सैंड, फिर अगर मिट्टी को मिलाने पर हमको उसकी मिट्टी के वो वाटर में दिखाई देंगे, वो पानी के डिजॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा कैसे होगा कि दिस हैपन बिकॉज द सॉल्टेस्ट एंड सैंड डू नॉट मिक्स डिसॉल्व वाटर, क्योंकि ये हमने इसलिए पढ़ा कि मिट्टी और जो सॉल्टेस्ट होती है, रेत के कण होते हैं, वो पानी में तैरते, पानी में घुलते नहीं हैं। सो यू कैन सी द देम सेंडिंग आउट द सब्सटेंस विच डिसॉल्व वाटर कॉल सॉल्युबल। ऐसे तो जो पानी डूबती है तो पानी में घुलती है वो सॉल्युबल कहलाती है, और जो पानी में नहीं घुलती उसको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। वाटर इज ए लिक्विड विच कैन डिसॉल्व इन मैनी सब्सटेंस, वाटर के अंदर बहुत से सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकते हैं। इट कैन डिसॉल्व सॉलिड लाइक ए सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, शुगर हो सकता है, लिक्विड लाइक एल्कोहल होता है, मिल्क होता है, जूस होता है, गासेस होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डज वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये एक सार्वजनिक सॉल्वेंट है, इसके लगभग हर वस्तु पानी में घुल सकती है। हर वस्तु बोला, सभी वस्तु का मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो आप हर वस्तु का मतलब कुछ लगभग सभी वस्तु है, अप्रोक्सीमेटली सभी वस्तु उसके अंदर घुल सकती हैं। द सब्सटेंस विच कैन सॉल्युबल इन वाटर हेल्प मिक्सिंग यूजफुल सॉल्यूशन। एक्वाटिक प्लांट्स, जलीय पौधे होते हैं, वो ऑक्सीजन से डिसॉल्व वाटर को ही सांस लेने में अपना उपयोग करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर मेक ए फूड, और CO2 का उपयोग खाना बनाने में करते हैं। सॉल्युबिलिटी इज गैसेज वेयर वाटर इज वेरी लेस, जो गैस की पानी सॉल्युबिलिटी होती है बहुत कम होती है। अगला मिक्सेबल और इनमिक्सेबल सब्सटेंस, दोज लिक्विड विच मिक्स वेल इन वाटर आर सेंड टू बी मिक्सेबल। ऐसे लिक्विड जो पानी में अच्छी तरह से मिलते हैं उसे मिक्सेबल कहते हैं, और जो पानी में अच्छी तरह मिक्स नहीं होते उसे हम इनमिक्सेबल कहते हैं। तो स्टूडेंट एक्टिविटी 4.5 में मैं आपको बता देता हूँ। आपको कॉफ़ी के शिकल लेने हैं, शुगर लेनी है, 1 टीस्पून आप कॉफ़ी पाउडर लेना है, तीनों को पानी के अंदर घोल के देखना है कौन पानी के अंदर जल्दी से घुल जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगला अपन नेक्स्ट टाइम में ट्रांसपेरेंसी को पढ़ेंगे। थैंक यू। और आपका जो होमवर्क होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो होमवर्क है वो एक्टिविटी 4.4 आपको अपने कॉपी में लिखना है, और इसके अलावा आपको पहला होमवर्क आपकी एक्टिविटी 4.4 है, और दूसरा आपको लिखना है सॉल्युबल की डेफिनेशन लिखनी है, इन सॉल्युबल की डेफिनेशन आपको लिखनी है। थैंक यू।